हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में बताएंगे प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तत्व आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, पंच मार्केट कॉइन्स। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, पंच मार्केट कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को। भारतीय इतिहास अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगॉट को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगॉट को। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इंतु। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र यानी इपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र यानी इपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष के नाम से उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? हाथी गुफा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो V.A. स्मिथ ने। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ ने। आ गया इतिहास यानी हिस्ट्री के तीन स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत है प्रागैतिहासिक काल। मानव उत्पत्ति में 3000 ईसा पूर्व तक। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो उसके बाद आ गया आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आदि ऐतिहासिक 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। आदि ऐतिहासिक है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे। आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय है, और जो है ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशियों का विवरण। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ,
पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशियों का विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स बिशप ने 1837 में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स बिशप ने 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन है? तो वैवस्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त। वायु तो गुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी? तो मौर्य वंश से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। इसको आ गया नोट में। भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित? तो आंध्र सातवाहन से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन से। विष्णु पुराण किस वंश से? तो मौर्य वंश से। विष्णु जी के मौर्य। विष्णु पुराण तो मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाएं से बाएं। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश तो नारद स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। इसका नाम क्या था? जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहसी संहिता या महाभारत कहने जाने लगे। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध? रेहल्ला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से? तो रेहल्ला। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। आ गया प्रमुख अभिलेख का शासक। तो हाथीगुप्पा अभिलेख का शासक कलिंग राज खरवेल। हाथीगुप्पा के तो कलिंग राज खरवेल। और एहोल के पुलकेशिन द्वितीय। नासिक के गौतमी बलश्री। जूनागढ़ के रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख के मालवा नरेश यशुवर्मन। मंदसौर के तो मालवा नरेश यशुवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख के प्रतिहार नरेश भोज।
और देवपाड़ा अभिलेख के बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा तो बंगाल शासक विजयसेन। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख के स्कंदगुप्त। भित्री और जूनागढ़ के तो स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की? शिव की। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो शिव की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य द्वारा। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। अब अगले चीनी लेखों का वर्णन। चीनी लेख पहला आया था फयान। फयान आया था भारत दशा का विवरण 399 से 414 में। 399 से 414 ईस्वी में भारत का दशा। उसके बाद आया था हेनसंग 629 से 645। हेनसंग 629 से 645। उसको आया इत्सिंग 673 से 675। हेनसंग का जो है भारत का दशा विवरण है। हेनसंग का तो यात्री विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था। हेनसंग जो है प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसके गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। उसके बाद जो है आया था कौन? तो हेनसंग। हेनसंग ने क्या इसका यात्रा का विवरण रहा? तो हेनसंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शीला आदित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार और जो है शाक्य मुनि और नीतियों का पंडित कहा जाता है। उसको है इत्सिंग जो चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययनरत रहा था। उसके आ गया नोट में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए तो आज का वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ गया पाषाण काल। तो पाषाण काल जानते हैं? पाषाण काल जिसको बोलते हैं स्टोन एज। पाषाण काल को क्या बोलते हैं? स्टोन एज। तो पाषाण काल जो है ना 3 भाग में है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक है। निम्न पूरा पाषाण काल यानी 26 लाख से 5000 ईसा पूर्व। तो शुरू करते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल का कार्यकाल है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल जो है ना 50000 ईसा पूर्व से 40000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल कार्यकाल। उसके बाद जो है नव पाषाण काल जो है ना 9000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व।
उच्च पुरा प्रशान काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक। तो प्रशांतकालिक अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। प्रशांतकालीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा प्रशांत काल। पूरा प्रशांत काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा प्रशांत काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। पत्थर का। प्राचीन भारतीय इतिहास भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस जो है किस हाँ प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जानता है? तो पिथेकेंथोरोपस के रूप में। पिथेकेंथोरोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हथनौरा जो नर्मदा घाटी से है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा जो नर्मदा घाटी से है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त है? कालीबंगा। जूते हुए खेत से तो कालीबंगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। तांबा। मेरा दरोगा का एग्जाम में पूछा हुआ था। बृहद प्रशान स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। उसके बाद प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। प्राचीनतम स्थायी निवास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता। कुत्ता। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य प्रशांत काल से। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य प्रशांत काल से। मध्य प्रशांत काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ से। मध्य प्रशांत काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ किया गया था? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाला प्रथम अनाज था जौ। गेहूँ जौ हो सकता है। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग से। कॉपर एज। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्य है? तो संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। अब आ गया ताम्रपाषाण युग कालीन स्थल। तो स्थल और राज्य इनाम गांव का है महाराष्ट्र में। इनाम गांव का है महाराष्ट्र में। उसके बाद दायमाबाद महाराष्ट्र में। दायमाबाद और इनाम गांव महाराष्ट्र में है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में। नवदा टोली मध्य प्रदेश में। नवदा टोली मध्य प्रदेश में। नेवासा महाराष्ट्र। नेवासा महाराष्ट्र में। और ताम्रवती राजस्थान में। ताम्रवती तो राजस्थान में। ताम्रवती राजस्थान में। इनाम गांव। इनाम गांव कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार जो है गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जो है दायमाबाद में कलश समाधान।
धर्मावाद में कलश समाधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र प्रशासनिक स्थल है। उसके बाद जो है, उसके बाद आ गया नवदा टोली। नवदा टोली में जो है ना, इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृद भांडू से प्रमाण मिले हैं। उसके बाद आ गया नेवासा। पर्सन का प्रथम साक्ष्य लाल तल पर काली डिजाइन वाले जो है चौक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है। उसके बाद आ गया ताम्रवती। यहाँ से प्राप्त काले मृदबंध सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। उसके बाद जो है नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। इसलिए आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। उसके बाद धन्यवाद।